हेलो नमस्ते साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पर आपको पहला मॉडल पेपर है हमने हल करवा दिया है। अभी तक आपने उस मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर के उस मॉडल पेपर को देखें। उसके बाद ये दूसरा मॉडल पेपर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे वहाँ पर मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग से बताऊंगा और हर एक प्रश्न को विस्तारित रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल के माध्यम से आप तक पूरी जो डेस्क वर्क है उसके मॉडल पेपर आप तक पहुँचाए जाएंगे और इसके सारी जो PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी PDF फ्री के अंदर अवेलेबल हो जाए। इसी के साथ जिस विद्यार्थी के क्लास 12th के अंदर चित्रकला और समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट रहा है, तो उन सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो हम हमारे न्यू यूट्यूब चैनल कलाम क्लासेस पर डालने वाले हैं। तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सारे मॉडल पेपर, सारी PDF आपको फ्री के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी इस सेशन को अच्छी तरीके से देखिए और यहाँ से ही अधिकतर प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया है। तो यहाँ पर जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है तो इसके लिए है वो मिखाइल गारोचेव को है वो क्या माना है, जिम्मेदार नेता के रूप में यहाँ पर माना गया है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है और यहाँ पर अधिकतर आपके हैं 15 क्वेश्चन के आसपास पे सारे MCQ जाने वाले हैं, तो ये आपको पास करवा देंगे आराम से इसी को ही, अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो। दूसरा सवाल है यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है। तो दक्षिण पूर्वी राष्ट्र है उनके संगठन का नाम है आसियान, ठीक है ना, आसियान कहलाता है। आपसे मेरा सवाल है कि इस आसियान संगठन के अंदर वर्तमान में कितने देश हैं। जितने देश हैं उनकी संख्या लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा सवाल है, साप्टा संबंधित है। साप्टा किससे संबंधित है, तो साप्टा सार्क से संबंधित है, ठीक है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये इसके अंदर ऑप्शन है कौन सा सही होने वाला है। पहला ऑप्शन दिया है परमाणु क्षमता, दूसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, भारतीय एशिया में है, और भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है वो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था ही भारत को है वो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के जो प्रस्ताव है उसको बहुत वजनदार बनाता है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तो भारत के अंदर पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1974 के अंदर, यानी 1974 के अंदर आपका किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, वैश्विक संपन्नता और मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैश्विक संपन्नता और मानवता की साझी विरासत के अंदर कौन शामिल नहीं है, वायुमंडल, सड़क मार्ग, समुद्री सतह या बाहरी अंतरिक्ष। तो यहाँ पर है वो सड़क मार्ग है वो साझी संपन्नता के अंदर क्या नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी क्या है, साझी वैश्विक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर बाकी सब वैश्विक स्तर पर शामिल है, ठीक है ना। भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई। तो भारत के अंदर नई आर्थिक नीति 1991 से शुरू हुई थी। छोटा सा ही प्रश्न है, आप अच्छे से याद रख लोगे। नेक्स्ट में प्रश्न नंबर बात करता हूँ अगला 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है। तो आप सभी को पता होगा भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके संस्थापक है आचार्य नरेंद्र देव। कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप किस वर्ष तैयार हुआ था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो प्रारूप है वो 1951 के अंदर तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1951 के अंदर तैयार हुआ था।
आगे मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जय जवान और जय किसान का नारा है वो किसने दिया था? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट है विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक? तो विविधता की दृष्टिकोण पर भारत ने है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। नेक्स्ट है निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वह कौन सी प्रणाली है? तो जो बहुदलीय प्रणाली है, जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल है, वहां की जो राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है वो निर्बल होती है, अस्थिर होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है सवाल संख्या 15। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह दल कौन सा था? तो वह था मुस्लिम लीग। कौन सा था? मुस्लिम लीग ने है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात है वो सर्वप्रथम की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है और यहाँ पर आपको 7 नंबर है रिक्त स्थान की पूर्ति करने से मिल जाएंगे, यानी अगर 7 वर्ड आपको याद है तो 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 1990 के दशक में भारत तथा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए थे। ठीक है ना। ये उत्तर नीचे दिए गए, मैं साथ में बोलता हूँ। ठीक है ना, ताकि समय बचे। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको है ये याद रखने हैं ताकि आपको एक भी नंबर है वो परीक्षा के अंदर नहीं कटे। 3 नंबर सवाल है यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है चौथा, जो वामपंथ है, वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में जो द्रविड़ मुनेत्र खड़गम का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। ठीक है ना। ये पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र खड़गम होगी, या इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर खसगम होगी। ठीक है ना। इस पार्टी का जो गठन किया था वो गठन किया था सी नंदराजन अन्नादुरई ने। ठीक है ना। कब किया था? 1949 के अंदर किया था। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में 20 के दशक में दल का गठन किया गया। कौन सा दल का गठन किया? अकाली दल का गठन किया गया था। जो सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली राजनीतिक दल का है वो गठन किया गया था। एक दल का अकाली दल का गठन किया गया था। ठीक है ना। जो ये क्या थी? राजनीतिक शाखा थी। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ, छोटे प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों को के जो सैनिक गठबंधन का नाम क्या है? तो यहाँ पर वार्सा पैक्ट है। क्या नाम है? वार्सा पैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, दूसरा सवाल है, दक्षिणी एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, जो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम है द सेप, यानी जो सार्क की स्थापना है। ठीक है ना। आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि सार्क की स्थापना कब की गई है और जो दक्षेस है इसके अंदर वर्तमान में कितने देश हैं? ऐसे ऐसे छोटे सवाल आपको खुद को आते हैं तो आप अपना खुद मूल्यांकन कीजिएगा। हमारा काम है बच्चों का मूल्यांकन करना। तो अगर आप खुद कमेंट में लिखोगे तो आपके दिमाग में ये बात सेव हो जाएगी कि सार्क की स्थापना कब हुई है और सार्क के अंदर कितने देश हैं। अगर आपको याद है कौन कौन से देश हैं वो भी लिख दीजिए, परीक्षा में डायरेक्ट सवाल बनता है सार्क की स्थापना कब हुई है और सार्क में सम्मिलित देशों के 4 देशों के नाम बताइए, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आपको सभी देश याद होने चाहिए।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 3 नंबर सवाल है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, पहले मानवता की सुरक्षा, दूसरा है विश्व सुरक्षा। ठीक है। चौथा सवाल है, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी है? तो जो राष्ट्रवाद की आधारशिला है वो छपाई की तकनीकी ने रखी है। किसने रखी है? छपाई की तकनीकी ने रखी है। आगे मैं बात करता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में होता है? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है वो 1997 के अंदर जापान देश के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जापान देश के अंदर होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल है, शिमला समझौता पर कब और किसने हस्ताक्षर किए? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, कई बार पहले पूछा भी जा सकता है, पूछा जा चुका है और अब की आगे एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आने लायक है, इसलिए इसको याद रखना अच्छे से। तो शिमला समझौता होता है वो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस जो शिमला समझौता पर जुलाई 1972 के अंदर हस्ताक्षर किया था। आपको सिंपल सी बात रखना है कि शिमला समझौता है जुलाई 1972 के अंदर होता है और इस समझौते के अंदर है प्रधानमंत्री जो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 7 की, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल थे, पहला था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी बने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, भारतीय भूभाग में किस क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है? अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको क्या कहा जाता है? 7 बहनों का भाग कहा जाता है। जो भारत के पूर्वी राज्य है ना उनको क्या कहा जाता है? 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जो 7 स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 2004 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो 2004 के लोकसभा चुनाव के अंदर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट खंड बे के अंदर है, यहाँ पर आपको बड़े सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है। तो पहला सवाल है आपका यहाँ पर, पहला नहीं चौथा सवाल। ठीक है। खंड बे का पहला सवाल है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों को क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना। दूसरा है अपने अपने क्षेत्रों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करना। तीसरा है अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में काम करना। तीसरा है बाहरी हस्तक्षेप को डटकर मुकाबला करना, जो बाहरी हस्तक्षेप है उसका डटकर मुकाबला करना। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है? तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन, यहाँ पर मैं बता सकता बिंदु कि चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और ये भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हो बिंदु कि शीत युद्ध के दौरान यानी शीत युद्ध के जो बाद है दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा। ठीक है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वह भारत पाक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और उसके प्रभाव स्वरूप ही दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई है। ठीक है ना। कभी अधिकतर क्या है अपन एग्ज़ाम के अंदर याद होते हुए भी कुछ अलग चीज़ें लिख के आते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या है एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं। तो इसका मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के डालूंगा ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। और मेरे जो साथी हैं एग्जामिनर कॉपियाँ चेक करते हैं, वहाँ पर वो कैसे कैसे स्टूडेंट्स का नंबर काटते हैं उनका सारा अनुभव मैं बता दूंगा। आप कौन सी गलती करते हो तो आपके नंबर कटते हैं, कौन सी नहीं करते हो तो आपके नंबर नहीं कटते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा।
छोटी छोटी गलती पर एग्जामिनर नंबर काटता है, ठीक है ना। जहाँ पर छोटी मिस्टेक्स हो चुकी है तो वहाँ पर आपका आधा नंबर कट गया। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि नंबर कैसे कॉपी के अंदर आपको लिखना है, कैसे क्या राइटिंग होनी चाहिए आपकी, किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है, सारा कुछ एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखना। निश्चित रूप से आपको उसमें 10 नंबर से ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 6 की। भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 तर्क दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। भारत की जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता के अंदर जो समर्थन करने वाले तर्क हैं वो बताने हैं। तो पहला तर्क है यहाँ पर, भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा बड़ा देश है। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान की जो जनसंख्या है तो इसकी दृष्टि से भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला पहला देश बन चुका है, लगभग कन्फर्म है, ठीक है ना। और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दूसरा ही लिखना है क्योंकि आपकी जो बुक्स है उसके अंदर अभी अपडेट नहीं आया है। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहला देश बन चुका है, ठीक है ना। और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, कभी भी ये अपने भुगतान से नहीं चूका नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर जो अलग अलग फंड होते हैं वो अपन को पे करने होते हैं। जैसे कोई संगठन बन जाता है, कोई मानव जो सेवा करने के लिए, जो सरोकार करने के लिए संगठन हमारे बना लेते हैं, समाज की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, तो उसमें 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी सारे विश्व के देश है, ठीक है ना। तो इस संगठन के अंदर जो सभी देश हैं, विश्व की जो शांतिपूर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए पेमेंट की तो जरूरत होती है, यानी आर्थिक स्तर से संगठन मजबूत होगा तभी अच्छा काम कर पाएगा। इसी को हम देखते हैं हमारे एक छोटा सा संगठन, जैसे हमारे परिवार में ही हमने एक संगठन बना लिया है, ठीक है। और इस परिवार में 5 सदस्य इस संगठन के अंदर मिल गए हैं। और जो भी हमारे परिवार के अंदर गरीब है या किसी को बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज करवाना, तो ये फंड जो इस संगठन के 5 सदस्य वो अपना अलग अलग जो अपनी कमाई का हिस्सा डाल देंगे। जैसे अगर 1000 रुपये कमाता है तो उसने 500 रुपये सेवा के लिए डाल दिए। तो इस प्रकार से ये हैं 5000 रुपये हो गए और महीने के 5000 रुपये ये समाज की सेवा के लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह भी पूरे विश्व के सभी देशों का एक संगठन है। और विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो अलग अलग देशों के ये फंड मतलब निर्धारित किए गए हैं, देते हैं सेवा के लिए। तो ये फंड भारत ने अभी तक एक बार भी नहीं चूकने दिया है, हर बार चुकाया है, ठीक है ना। तो ये आप बात को सीख लेना ताकि ये प्रश्न आए तो भी आपको थोड़ी चर्चा करिए ताकि याद रह जाए। मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है और अपरंपरागत उल्लेख करें। इसका आंसर है आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह नई छिपी हुई चुनौती है। इसका सामना परंपरागत सैन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए विश्व के राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आतंकवाद एक बड़ी घटना है, जहाँ पर होता है कुछ नहीं है। और वर्तमान के अंदर ऐसे ऐसे परमाणु हथियार आ चुके हैं, अगर इस प्रकार की आपदा आती है तो संपूर्ण विश्व नष्ट हो सकता है। इसलिए विश्व स्तर पर आपसी सभी राष्ट्र है आपसी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं ताकि किस प्रकार से कोई घटनाएं है वो सामने आए न आए। और जो मानवता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विश्व की साजिश संपन्नता के आकार घटने के 2 कारण बताइए। तो विश्व की साजिश संपन्नता के आकार घटने के 2 कारण हैं। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न इसका है, ऑप्शन बिंदु है कि विश्व की साजिश संपन्नता का दोहन औद्योगिकरण है एक तो, दूसरा यातायात, तीसरा वैश्विक व्यापार के रूप में करने से, और तथा
इसको गैर जिम्मेदाराना ढंग से उपयोग करते हुए इसे प्रदूषित करने के इसका क्या होता है, आकार घटता गया है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट याद रख लेना। एक तो औद्योगिकरण से, एक यातायात, एक वैश्विक स्तर पर जो वैश्विक व्यापार के रूप में करने से इसका क्या है, आकार घटा है। इसके अलावा गैर जिम्मेदारी, जिसको ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको फालतू के अंदर यूज होता है, इसकी वजह से, और प्रदूषित करने के कारण भी इसकी साझी संपदा की जो आकार है उसको घट रहा है। ठीक है ना। अगर ऐसे ही घटता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए सब कुछ साझी संपदा का अपन को ध्यान रखना चाहिए, उसका जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, भारत की परमाणु नीति का संक्षिप्त लिखिए। जो भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखनी है तो पहला बिंदु है, भारत ने आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है ताकि कोई अन्य देश भारत पर परमाणु हमला न कर सके। ठीक है ना। तो भारत ने परमाणु परीक्षण यानी परमाणु हथियारों परमाणु परीक्षण भी किए हैं। तो एक मजबूत देश के लिए, देश के अंदर प्रभावशालीता के लिए हर एक देश का एक अपना आधार होता है। तो इसलिए भारत को के पास भी आज परमाणु हथियार है अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक है। दूसरा है, भारत ने परमाणु हथियारों का युद्ध में पहले प्रयोग न करने की घोषणा कर रखी है। अगर कारणवश युद्ध होता है तो भारत पहले युद्ध के अंदर परमाणु परीक्षण बिल्कुल नहीं करेगा। भगवान करे ऐसी संकट व्यवस्थाएं बाद में वापस न आए। दूसरे युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छा काम कर रहा है और अभी तक किसी भी देश के बीच में जो भी झगड़े होते हैं उनको निपटाने का कार्य कर रहा है और पूरे विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित कर रहा है। तीसरा यहाँ पर बिंदु है, भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। चौथा आपको लिखना है, परमाणु संपन्न राष्ट्रों की जो भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करना। ठीक है ना। जो परमाणु संबंधित जो भेदभावपूर्ण नीति है उसका भी भारत विरोध करता है। आगे आपका ये सवाल है अच्छा कि इसको आपको मेल करना है, आप आसानी से है इसका मिलान कर लोगे। ठीक है ना। जैसे उसने बोला योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की स्थापना, नीति आयोग कब बना, महाबंदी और बॉम्बे प्लान, ये आपको है यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है ना। तो आपको ये योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 के अंदर होती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर होती है। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग स्थापित हुआ है। ठीक है ना। तो जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और महाबंदी का संबंध किससे है, यूरोप से है। और बॉम्बे प्लान नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार से आपको ये मिलान करने हैं। ठीक है ना। ये आपको कुछ नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 सही होते हैं तो 1 मिलेगा और चारों सही होते हैं तो 2 मिलेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार की योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950, बॉम्बे प्लान या आर्थिक व्यवस्था नीति एक आयोग जनवरी 2015 और महाबंदी का संबंध यूरोप से। इस प्रकार से आप कर सकते हो। आगे मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 11, 5वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है 1971 में 5वीं लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण है श्रीमती गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। ठीक है। इंदिरा गांधी का जो चमत्कारी नेतृत्व था, उन्होंने लोकसभा चुनाव को कांग्रेस को जिताया। और दूसरा कारण था 1971 में श्रीमती गांधी की जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनके द्वारा की गई समाजवादी नीति से संबंधित पहल तथा गरीबी हटाओ का नारा था। तो आपसे प्रश्न में कई बार ये परीक्षा के अंदर सवाल आ चुका है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो भारत की एक विशिष्ट प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी ने है वो गरीबी हटाओ का नारा दिया है। ठीक है ना। जिनका भारत की राजनीति के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा कार्यकाल रहा है। ठीक है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 का, कांग्रेस और जनता पार्टी में किन किन कारणों से टूट पैदा हुई है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के कारण नेताओं ने निराशा पैदा हुई और इस निराशा के कारण
फूट पैदा हुई, क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के चमत्कारी नेतृत्व के महापाशा से बाहर निकल चुके थे। दूसरी ओर जनता पार्टी में नेतृत्व और विचारधारा को लेकर फूट पैदा हो गई। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों में आपसी होड़ मच गई थी। इस कारण से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कारण जो बीच के रिश्ते हैं उसमें टूट पैदा हुई। ठीक है ना, फूट पैदा हुई, टूट पैदा नहीं होती है, फूट पैदा होती है। ठीक है ना, उस कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप थोड़ा खुद ही सुधार लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 13, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, तो क्षेत्रवाद से अभिप्राय है कि किसी भी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। क्षेत्रवाद केंद्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों का अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 14, किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। पहले ये जनता पार्टी का घटक थी, लेकिन दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर जनता पार्टी के मतभेद हो गया है और पूर्व जनसंघ अलग हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ये प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है वो भी राजनीतिक पार्टी का आधार काफ़ी उस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार है तो अधिक प्रश्न भाजपा सरकार से संबंधित आएंगे। ठीक है ना, इस कार्यकाल से संबंधित नहीं है तो पिछले कार्यकाल से आएंगे, संविधान से संबंधित है तो अधिकतर प्रश्न यहाँ आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 के अंदर होती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर है, मंडल मुद्दा क्या था। तो मंडल मुद्दा सन 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए ये प्रावधान किया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के समर्थक और विरोधियों के बीच एक विवाद चला और इस विवाद को ही क्या कहा है, मंडल मुद्दा कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपको कुछ नाम याद रख लेने हैं। एक तो नाम याद रख लेना, मंडल मुद्दा आता है कहीं नाम, तो आपको 1990 आपके दिमाग में चलना चाहिए, वीपी सिंह आपके दिमाग में चलना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग और 27% आरक्षण आपके दिमाग में चलना चाहिए। 4 वर्ड याद करो, ये प्रश्न याद हो गया। कभी भी प्रश्न को रट्टा मत मारो, वे समझने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में ये 4 बातें चल रही है तो आप लिख सकते हो कि सन 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार की नौकरियों में, कौन सी सरकार, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार। ठीक है ना, केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही है। तो इससे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के समर्थक और विरोधियों के बीच विवाद चला और इस विवाद को क्या कहा जाता है, मंडल मुद्दा कहा जाता है। तो इसमें मेन टॉपिक इतना ही है, 1990, वीपी सिंह, केंद्र सरकार और आरक्षण से संबंधित पूछे तो कौन, किस जाति को आरक्षण, किस वर्ग को आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। ये 4 वर्ड आप याद रखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं खंड 6 के अंदर आपको बताऊंगा कि जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है तो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा और इम्पोर्टेंट अलग से लगा दूंगा, बाकी इस पीडीएफ के माध्यम से आप स्वयं पढ़ लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 16 नंबर सवाल है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है, सारे अतों में है। और दूसरा है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों के बारे में लिखिए। जो ये अथवा वाला सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ क्या है, सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन करें और सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है ये आपको अलग से मेंशन करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। पेपर के अंदर 99% पेपर के अंदर आने लायक है, ऐसे प्रश्न ही पेपर के अंदर आते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको अलग से और बता देता हूँ कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या है। ठीक है,
सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करती है। ये पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्था और अन्य शांतिमय उपायों का प्रयोग करती है। सुरक्षा परिषद अंतिम उपाय के रूप में वायु, जल और थल सेनाओं द्वारा भी सैनिक कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद की मांग पर सशस्त्र सेनाएं तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। और चौथा कार्य है, सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का जो स्वयं निर्णय लेती है। ठीक है। और पांचवा यहाँ पर कार्य है, सुरक्षा परिषद नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि कार्य महासभा से मिलकर करती है। तो ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, मतदान के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए और प्रथम आम चुनाव का सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग की दो कार्य बताइए। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हुए भारतीय जनसंघ की दो विचारधाराएं लिखिए। ये ऊपर का प्रश्न है 18 नंबर, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, पेपर के अंदर सवाल आ सकता है। चुनाव आयोग से संबंधित, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव अभी हुआ ही है और लेटेस्ट आपके परीक्षा के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो चुनाव आयोग से संबंधित परीक्षा के अंदर सवाल निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पर 19 नंबर सवाल है, किन कारणों से वर्ष 1980 के मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। और अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण बताए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न 19 नंबर प्रश्न अच्छा है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना, ताकि परीक्षा के अंदर है ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको सही ढंग से पढ़ लोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए हैं और शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। ठीक है। और नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल यहाँ पर, इसके बाद आपके मानचित्र का सवाल आएगा, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है और वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों से राज्य की बदलती भूमिका को आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई और इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसा प्रभाव डाला है। काफ़ी दोनों प्रश्न अच्छे हैं, परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं। वैश्वीकरण को थोड़ा सही ढंग से पढ़ करके चले जाना, यहाँ पर प्रश्न आने लायक है और प्रश्न ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आपके मानचित्र दिया हुआ है नीचे, और नीचे मानचित्र के अंदर आपको पंजाब, यहाँ पर पंजाब, बंगाल, दिल्ली, अमृतसर मेंशन करने हैं। और इसके अलावा आपको है यहाँ पर कलकत्ता, मैसूर, बिहार और त्रिपुरा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानचित्र आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर पीडीएफ के अंदर ऐड है तो, नहीं तो आप देख लेना। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जो पीडीएफ बनाई है जिन्होंने आपके लिए पूरा मानचित्र डाला है, अच्छी बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए आप उनके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पंजाब दिख रहा है, पंजाब के अंदर ये अमृतसर है, यहाँ पर ये दिल्ली है और यहाँ पर आपको है बंगाल है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपके, नेक्स्ट है यहाँ पर अथवा के अंदर आए, जो आपको अच्छा लगे वो भर के आ जाना। ठीक है। यहाँ पर मैसूर है। ठीक है। मैसूर के बाद यहाँ पर कलकत्ता है, यहाँ पर बिहार और यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसका थोड़ा सही ढंग से देख लेना। ठीक है, ताकि मानचित्र 4 नंबर के आपको आसानी से मिल जाए। इस प्रकार से ये मॉडल पेपर नंबर 2 आपने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे एक अच्छे टीचर हैं, उन्होंने क्या है आपके लिए राजनीतिक विज्ञान का एक अलग से कोर्स तैयार किया है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम के अंदर सूचना दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से वह सूचना प्राप्त करके उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर उसको ज्वाइन करोगे तो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आपके अच्छे प्रश्न नंबर आने की मतलब
आएंगे और यहाँ पर आपको है, अगर सही ढंग से उनके सवालों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वीडियोस देंगे, उनके माध्यम से अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो आप राजनीतिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है ना। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन ज़रूर करना। तो साथियों, अभी और भी हम मॉडल पेपर हल करेंगे, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें ताकि आपका जो परिणाम है वो अच्छा आए, आपके जो नंबर है 100 में से 100 आए हर सब्जेक्ट के अंदर, और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और आगे का जो भविष्य है उसकी एक आधारशिला कक्षा 12th है, यहीं से अपना मजबूत स्टेज बना लीजिए। आगे हर कंपटीशन एग्ज़ाम, हर प्रकार की जो आपकी नौकरी बनना चाहते हो, नौकरी लगना चाहते हो, वो भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।